आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कमल हिमालय के पास के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के आसपास घने जंगल थे और एक छोटी सी नदी भी पास में थी। कमल रात को जंगलों में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियों को सुनते सुनते पला बड़ा हुआ था। कहानियां सुनने का शौक उसे अक्सर अपनी दादी माँ की चारपाई तक घसीट ले आता था। लेकिन अब कमल बड़ा और समझदार हो चुका था और अब कमल ने इन चीजों पर यकीन करना भी बहुत हद तक बंद कर दिया था। उसकी एक वजह एजुकेशन भी थी। तो चलिए जानते हैं कमल के साथ हुआ यह डरावना किस्सा उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, एक दिन की बात होगी जब मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव के पीपल के पेड़ के नीचे टहल रहा था। इसी बीच हम लोगों के बीच में एक पुराने और खंडहर पड़े मकान को लेकर आपस में बातचीत होने लगी। दरअसल हमारे गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर को मौत का फरिश्ता कहते हैं। मेरे दोस्तों की इन बातों ने एक बार के लिए मुझे विचलित कर दिया और साथ ही मुझे महसूस हुआ कि वह सब मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने पैरों को पीछे नहीं हटा सकता था। उनमें से कुछ लड़के ऐसे भी थे जो मुझे सपोर्ट करते थे और कुछ मेरे विपक्षी, यानी कि वो लोग जो भूत प्रेत पर विश्वास करते थे। और इधर मैं अब इन चीजों पर जरा भी यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन इनकी कहानियां सुनने में मुझे बड़ा ही मजा आता था। ऐसे में हम सभी के बीच में उस मकान को लेकर बहस छिड़ गई और बहुत देर तक उनसे बात करने के बाद मैंने विक्रम नाम के उस लड़के से कहा, भाई सुन, अगर मैं उस घर के अंदर जाकर लौट आऊं तो तू मुझे क्या देगा? मेरी बात सुनकर विक्रम ने शर्त लगाई और कहा, अगर तू वहां चला गया तो मैं तुझे 300 रुपये दूंगा। उस समय मेरे लिए 300 रुपये काफी मायने रखते थे, इसलिए मैंने इस शर्त को हंसी खुशी में मान ली और मुझे लगा कि जो चीज मैं बड़ी आसानी के साथ कर सकता हूं, उस शर्त में मैं पीछे कैसे हट जाऊं। बस यही सोच मेरी जिंदगी को तबाह करने की राह पर चल पड़ी थी। फिर जैसे ही रात हुई तो उसके बाद मेरा सफर शुरू हो गया। मैं अपने एक करीबी दोस्त अनिल के साथ उस मकान की तरफ निकल पड़ा। वैसे तो मेरा वह दोस्त भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन गांव वालों ने उसे दूसरे गांव की तरफ जाने से मना कर रखा था। इसलिए उसने बार बार मुझे टोकने की कोशिश भी की, मगर मैं नहीं माना और उसे ही अपने साथ लेकर उस गांव की तरफ निकल पड़ा। अब मैं जैसे उस गांव में पहुंचा तो मैंने एहसास किया कि वह गांव पूरा खंडहर पड़ा हुआ था। उसके अंदर अब कोई नहीं रहता था। ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में मैं और अनिल उस गांव के बीच में पहुंच चुके थे। उस अंधेरी रात ने गांव को पूरी तरह काली चादर में ढक रखा था। गांव में हमारा हर कदम ऐसे गूंज रहा था मानो हम पानी के अंदर अपने कदम पटक रहे हों। हम एक दूसरे के दिल की धड़कनों को भी सुन सकते थे। फिर इसी बीच मैंने अपने दोस्त अनिल से पूछते हुए बोला, अरे भाई, वो कौन सी जगह है जिसके बारे में उन लोगों ने बताया था कि वहां पर भूत और डायन रहते हैं? मेरी बात सुनते ही अनिल हड़बड़ाता हुआ बोला, वो देख सामने की तरफ जो मकान नजर आ रहा है ना, वो लोग उसी मकान की बात कर रहे थे और अब रात के ठीक 12 बज रहे हैं। अगर हमने कोई भी गलत कदम उठाया तो फिर हमारी जान भी जा सकती है। विक्रांत की बात सुनकर मैं हंसते हुए बोला, अरे भाई, तू भी टेक्नोलॉजी के इस जमाने में इन उल्टी सीधी बातों पर विश्वास करता है। असल में तो गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों ने अपनी बनावटी बातों से बच्चों को डरा रखा है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहने के बाद मैंने अनिल का हाथ पकड़ा और उसे बेखौफ होकर मकान की तरफ लेकर जाने लगा। हम जैसे उस मकान के पास पहुंचे तो मैंने देखा कि उस मकान के चारों तरफ का एरिया एकदम सुनसान पड़ा था। हालांकि ठंडी ठंडी हवाएं जैसे मेरे जिस्म से टकरा रही थीं, तो मुझे थोड़ा सुकून सा मिल रहा था। लेकिन फिर मैं किसी तरह उस मकान के दरवाजे के पास पहुंच गया और दरवाजे के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि उस मकान का दरवाजा टूटा हुआ है। दरअसल वो मकान किसी खंडहर की तरह था।
तो ऐसे में पुरानी इमारत होने की वजह से वह टूटकर नीचे गिर पड़ा था। फिर उसके बाद मेरा दोस्त अनिल एकदम से बोल पड़ा, भाई भाई अब मैं इस मकान के अंदर नहीं जा सकता, मेरी अब और हिम्मत नहीं है। उसके बार बार मना करने के बावजूद भी मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे तुरंत उस मकान के अंदर ले गया। और हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि अभी तक मुझे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था जो मेरे बाकी के दोस्तों ने मुझे बताया था। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त अनिल से बोला, देख ले भाई, यहां पर तो कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही कहा था ना, बड़े बड़े लोगों की बनावटी बातें अक्सर हम लोगों को डरा देती हैं। अब ये सुनने के बाद अनिल के अंदर भी थोड़ी हिम्मत आई और फिर वह थोड़ा कड़कड़ाते हुए बोला, अरे भाई मुझे पहले ही पता था ऐसा कुछ नहीं है। वह क्या है कि मुझे कुत्तों और बाकी जानवरों से डर लगता है, इसलिए मैं इतनी देर से डर रहा था। उसको इस तरह बेवकूफ होता देखकर मैं भी थोड़ा मुस्कुरा गया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने उम्मीद तक नहीं की थी। अचानक से मेरे दोस्त अनिल के कंधे पर किसी ने जोरदार झपट्टा मार दिया, जिस वजह से अनिल बहुत ही जोर से चिल्ला उठा और उसके चिल्लाने की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि मैं भी उसकी आवाज सुनकर एक बार के लिए घबरा गया। फिर उसके बाद मैंने अनिल से बोला, अरे भाई क्या हुआ, तू ठीक है ना? मगर अनिल की आवाज अब काफी हद तक दब चुकी थी और वो हकलाते हुए बोला, भाई किसी ने मेरे कंधे पर जोर से हाथ मारा है। उसके बाद मैंने आजू बाजू में देखने की भी कोशिश की तो मेरी नजर एक काली बिल्ली पर पड़ी। मैं उस बिल्ली को देखकर हंस पड़ा और चांद की हल्की रोशनी में मुझे वो बिल्ली दिखाई पड़ रही थी। मुझे हंसता हुआ देखकर अनिल हैरान हो गया, लेकिन इस बीच उसने भी उस बिल्ली को देख लिया था और तब जाकर हम दोनों को थोड़ी बहुत राहत मिली थी। फिर उसके बाद मेरे दोस्त अनिल ने कहा, भाई अब हमने अपना काम कर दिया है, हम दोनों का अब यहां पर कोई सबूत रखना होगा ताकि हमारे दोस्तों को दिन होने पर वो सबूत मिल जाए और उन्हें हमारी बात पर विश्वास हो जाए। अनिल की बात सुनकर मुझे भी उसकी बात कहीं ना कहीं ठीक ही लगी और उसके बाद मैंने अनिल के कहे मुताबिक एक पत्थर को उठाया और उस दरवाजे के ऊपर रख दिया जो नीचे गिरा हुआ था। और अभी हम दोनों वहां से निकलने वाले थे कि तभी हमारी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। जब हमने उसे गौर से देखा तो हमने पाया कि वह कोई चीज नहीं थी बल्कि कोई कंबल था जो जल रहा था। अपनी आंखों के सामने इस तरह का नजारा देखकर हम दोनों की जान निकल गई, क्योंकि बिना किसी इंसान के यहाँ पर आग कैसे लग सकती थी। और इससे पहले कि हम दोनों संभल पाते कि अचानक ही वहां तेज हवाएं चलने लगी और हवा की वजह से धूल हमारी आंखों में गिर रही थी, जिस वजह से हमारी आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गई। फिर उसके बाद जैसे हमने अपनी आंख खोली तो हमारे सामने हमारी मौत के फरिश्ते खड़े हुए नजर आ रहे थे। वो 4 लोग थे जिन्होंने अपने पूरे बदन को कपड़ों से ढका हुआ था। वो किसी मम्मी की तरह लग रहे थे जिनके शरीर के ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ था और उनकी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। अब ये देखते ही मेरे दोस्त अनिल ने कहा, भाई ये तो मम्मी है जो मैंने किताब में पढ़ी थी। विक्रांत की बात सुनकर मैंने भी गर्दन हिलाई, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहां से बचकर कैसे निकला जाए, क्योंकि जो मैंने सोचा था सब कुछ उसका उल्टा हो चुका था। इससे पहले कि हम कोई कदम उठा पाते कि अचानक ही अनिल जोर से चिल्ला उठा और तभी मैंने देखा कि अनिल का पांव नीचे जमीन के अंदर जा रहा था। जमीन जैसे अनिल को निगलने वाली थी। मैंने किसी तरह अनिल को संभालने की कोशिश की तो अनिल के साथ साथ मेरा शरीर भी जमीन के अंदर समाने लगा। ऐसा लग रहा था कि जमीन के अंदर कोई है जो हमें जमीन के अंदर खींच रहा है। अब मैं और मेरे दोस्त अनिल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और हम चाहकर भी अपने आप को जमीन के अंदर जाने से रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर अचानक ही जमीन के अंदर जाते जाते हमारा शरीर एक जगह पर थम गया, लेकिन तब तक हमारा आधा शरीर जमीन के अंदर समा चुका था और हम आधे ही बाहर रह गए थे। फिर इसी बीच मेरे दोस्त अनिल ने कहा, भाई अब मुझे समझ में आ रहा है कि विज्ञान आखिर इस गांव के सामने क्यों फेल हो गई है। उसकी बात सुनकर मुझे भी अफसोस हुआ कि हमें यहां नहीं आना चाहिए था। बस
अब किसी तरह यहां से जिंदा बचकर लौटना था और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। फिर किसी तरह से मैंने अनिल का हाथ पकड़ा और हम दोनों एक दूसरे को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। लगभग आधे घंटे की कोशिश को अंजाम देकर हम दोनों किसी तरह उस गड्ढे से बाहर निकल गए। मगर हम जैसे ही उस गड्ढे से बाहर निकले तो हमने देखा कि उन दोनों गड्ढों के अंदर हमें काले काले रंग के 2 हाथ नजर आ रहे थे। वह हाथ दिखने में बड़े ही भयानक थे। मेरे पास एक छोटी सी टॉर्च थी जिससे वो हाथ दिखाई पड़े, और इससे पहले कि हमारे साथ कोई दूसरा हादसा होता तो मैंने अपने दोस्त अनिल को बोला, भाई जल्दी हमें यहां से निकलना होगा। इतना कहकर हम दोनों वहां से सरपट भागने लगे। इस बार हम दोनों किसी भी जगह पर रुकने वाले नहीं थे और हम दोनों मानो अपनी जिंदगी की आखिरी दौड़ को दौड़ रहे थे। इससे पहले मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी तेज दौड़ नहीं लगाई थी और लगातार यूं ही भागते भागते हम दोनों की सांसें फूलने लगी और ना चाहते हुए भी हमारी रफ्तार कम हो गई। फिर इसी बीच मैंने अपने दोस्त अनिल से बोला, भाई तू ठीक है ना? और यह कहकर मैं इस बार जैसे ही साइड में घूमा तो मेरी आंखें फटे की फटी रह गई। दरअसल मेरा दोस्त अनिल वहां पर मौजूद ही नहीं था। अनिल को वहां पर ना पाकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई। मैंने उसे 4 से 5 बार जोर जोर से आवाज भी लगाने की कोशिश की, लेकिन सामने से उसका कोई जवाब ही नहीं आया। मैंने अनिल को हर जगह तलाशने की कोशिश भी की, लेकिन वह कहीं भी नहीं था। फिर लगभग 10 से 15 मिनट बीतने के बाद अचानक ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि उस मकान की तरफ से कोई चिल्ला रहा है, और अब यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरे दोस्त अनिल की ही थी। इस आवाज को सुनकर मेरे कदम फिर से उस मकान की तरफ मुड़ गए, लेकिन मैं इतना भी जानता था कि अगर मैं उस मकान के पास दोबारा गया तो फिर मेरी मौत भी पक्की है। इसलिए अब या तो मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए जा सकता था या फिर अपने दोस्त के साथ साथ खुद की जान भी गंवा सकता था। ऐसे में मैंने सोचा कि मुझे यहां से घर के लिए ही निकलना चाहिए और घर वालों को लेकर मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा। और अब जैसा मैंने सोचा मैंने ठीक वैसा ही किया। फिर मैं थोड़ी देर के बाद वापस से अपने गांव के लोगों को लेकर उस घर में दाखिल हुआ। घर में पहुंचने के बाद हमने अनिल को ढूंढने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। अनिल को जैसे जमीन निगल गई थी और अब उसका वहां पर कोई नामो निशान तक नहीं था। हमने अनिल को बहुत आवाज भी लगाई, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं मिला। दोस्तों, वह आखिरी बार था जब मैंने अनिल को देखा था। फिर उसके बाद मेरा दोस्त अनिल मुझे आज तक कहीं भी नहीं दिखा। बहुत बार हम तांत्रिकों के पास भी गए और जानने की भी कोशिश की, लेकिन हमारा दोस्त अनिल किसी की भी पकड़ में नहीं आया। मुझे लगता था कि उस रात जमीन ने ही अनिल को अपने अंदर समा लिया और शायद उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। मगर उसके बाद मुझे गांव के कुछ लोगों से पता चला कि उस गांव में सालों पहले उसी गांव का एक मुखिया रहा करता था, लेकिन किसी दूसरे गांव के लोगों से आपसी दुश्मनी होने की वजह से एक बार दूसरे गांव के लोगों ने मुखिया पर ढाबा बोल दिया और मुखिया की तड़प तड़प कर मौत हो गई। कहते हैं कि उस रात के बाद से मुखिया की आत्मा उसी घर में भटकने लगी और लोगों को मारकर जमीन के अंदर दफनाने लगी है। अब ये सिलसिला इतना भयानक हो गया था कि सिर्फ 2 महीने के अंदर पूरा गांव ही खाली हो गया और गांव के लोग उस गांव को छोड़कर उस आपदा के डर से दूर जाने लगे। पर दोस्तों, मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, लेकिन मेरा दोस्त अनिल उस रात मेरे हाथों से निकल गया था, जो शायद कहीं ना कहीं मेरी ही गलती की वजह से आज अनिल मेरे साथ नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।